Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss our MCQs of SK Golden 19 that we have started yesterday. In the last video we have discussed about 50 MCQs. Now I will start from MCQ number 51. The MCQ is a 45-year-old previously normal lady started having dyspnea, dry cough, fever for 3 months back. ठीक है, सिम्टम्स उन्होंने हमें क्या क्या बता दिया, उसको डिस्निया है, ठीक है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ड्राई कफ हो रही है और फीवर था 3 मंथ्स बैक, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ के लिए उसके सिम्टम्स जो थे वो रिकवर हो गए व्हेन शी वेंट ऑन वेकेशन, और व्हेन शी गॉट बैक तो उसके सिम्टम्स जो है वो दोबारा डेवलप हो गए। इट मीन्स दैट उसको क्या है, उसको जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। जब वो दोबारा उसी टेरिटरी के अंदर वापस आई तो उसको सिम्टम्स अगेन डेवलप होना शुरू हो गए। सो दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। In dysentery glomerulonephritis, antibody complex deposition on GBM, which type of hypersensitivity? अब जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होती है, ठीक है। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और अगेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो व्हाट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी? इट इज टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। सो द ऑप्शन इज बी। ओवरऑल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है, वो क्या होता है, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है। लेकिन जब वो एंटीबॉडी डिपोजिशन की बात कर देंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाकर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ उन्होंने बताया मैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, तो फिर वो हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ऑल अदर टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। posteriorly inferior limit of the lung which we call as posterior inferior lobe of the lung is at the level of T10, ठीक है। 10th rib तक जो है posterior inferior limit of the lung होती है। इन एस्थमा which one increases, एस्थमा के अंदर क्या डिक्रीज करते इंक्रीज करता है, एस्थमा के अंदर अगर हम देखें तो एस्थमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, उसके अंदर जो FEV1 ओवर FVC की रेशो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो इन एस्थमा विच वन इंक्रीजेज, एस्थमा के अंदर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट MCQ, विच फैक्टर्स सीज एंड इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर अगर हम देखें कौन सा फैक्टर इंक्रीज़ होता है, FEV1 ओवर FVC क्या होती है, ठीक है, या तो ये नॉर्मल रहता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर, ठीक है, या फिर ये जो है ना वो स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो कंप्लायंस है, जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, जो टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है, और जो हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में जो FEV1 ओवर FVC रेशो होती है, आइदर इट रिमेंस नॉर्मल जो 0.8 होती है, या फिर ये क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट MCQ इज रिगार्डिंग रेम स्लीप। ट्रू इज, रेम स्लीप होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। उसके अंदर कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा, ठीक है, बीटा वेव्स। रेम स्लीप के अंदर हमें बीटा वेव्स मिलती हैं। जो रेम स्लीप होती है, ठीक है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। रेम स्लीप के अंदर हमारी मसल टोन जो होती है, ठीक है, वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, ठीक है। हमारी जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारा हार्ट रेट होता है, ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो हमारी एक्टिव ड्रीमिंग होती है, ठीक है, वो किस में होती है, रेम स्लीप के अंदर होती है, और रेम स्लीप के अंदर हमारे पास बीटा वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। सो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, दैट इज बीटा वेव्स। वॉचमैन प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, हेमोप्टिसिस, इफेक्टर मॉलिक्यूल इज टॉल रिसेप्टर्स, ठीक है। जो टॉल रिसेप्टर्स होते हैं वो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इन नॉर्मली फंक्शनिंग मायोकार्डियम सी वेव कोइंसाइड विद, जो सी वेव होती है, सी वेव को मैंने बताया था कि सी वेव है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट इज क्लोजर ऑफ AV वाल्व, ठीक है। जो सी वेव ऑफ द JVP होती है वो क्यों आती है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है, ठीक है, दैट इज द जो AV वाल्व होता है वो क्लोज होता है, उसके क्लोजर की वजह से हमारे पास जो है वो सी वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, फार्मर्स लंग इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। फार्मर्स लंग होता है ग्रेन डस्ट की वजह से जो है वो फार्मर्स लंग को हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा कि जो ग्रेन डस्ट होता है, ठीक है, वो फार्मर्स लंग कॉज करता है। एस्परजिलोसिस जो होता है वो फार्मर लंग कॉज करता है, ठीक है, विद ग्रेन्यूलोमा विद राइनोसाइनोसाइटिस, मीडियल इरोजन और कैल्सिफिकेशन ऑफ द लंग अगर आ जाए तो इट विल बी एस्परजिलोसिस, ठीक है। ओके, और इनऑर्गेनिक डस्ट जो होती है वो डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस कॉज करती है एक्सरे के ऊपर विदाउट फीवर और कफ, ठीक है। हीमोग्लोबिन बिगिंस टू अपीयर ऑन विच स्टेज, हीमोग्लोबिन जो है वो किस स्टेज में अपीयर होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर जो है वो अपीयर होता है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो फर्स्ट अपीयर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर होता है। विच वन इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, थाइमस। थाइमस
थाइमस और आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। बाकी जो स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स होती हैं, टॉन्सिल्स है, पैलेटाइन टॉन्सिल जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में थाइमस आ जाएगा। अ ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन एन इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, दिस विल वर्क एज एन इनिशिएटर इन अ प्रोसेस। द इनिशिएटर वर्क एज, इनिशिएटर जो होता है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। जो इनिशिएटर होता है वो परमानेंट डीएनए डैमेज कॉज करता है, ठीक है। एक तो इनिशिएटर जो होता है वो इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंजेस कॉज करता है, ठीक है, और परमानेंट डीएनए डैमेज कॉज करता है, ठीक है, जो कि विच कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। सो इनिशिएटर जो है वो परमानेंट डीएनए डैमेज कॉज करता है, ठीक है, जबकि जो प्रोमोटर होता है, ठीक है, वो क्लोनल प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक है, और वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। एस इनहिबिटर्स गिवन टू द पेशेंट, व्हाट विल हैपन। एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ठीक है, जो एस इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, उसका बेसिकली काम ये होता है कि वो एंजियोटेंसिन 2 को, एस इनहिबिटर क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट नहीं होने देता एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ठीक है। तो जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज हो जाएगा, तो एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज करता है, ठीक है, और क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन को भी डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है कि ये एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज करता है, और जो रेनिन होता है, ठीक है, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, रेनिन को ये, तो रेनिन को क्या करता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है रेनिन को, ठीक है। तो अगर आप अपने ऑप्शंस देखें, ठीक है, पहले आप ये देख लें कि एस इनहिबिटर्स होता है, ठीक है, उसका मेन इफेक्ट क्या होता है। एस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन इनटू एंजियोटेंसिन 2 जो है वो प्रिवेंट करता है, तो एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ठीक है, कि नॉर्मली जो आपका एस एंजाइम होता है ना वो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन कराता है, ठीक है। तो जब हम एस इनहिबिटर दे देंगे, ठीक है, तो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो ये इंक्रीज़ करता है ब्रेडिकाइनिन को, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। लेकिन हमारी ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में ये नहीं है कि डिक्रीज करता है एंजियोटेंसिन 2 को और इंक्रीज करता है ब्रेडिकाइनिन को, ठीक है। उसके अलावा अगर रेनिन पे इसका इफेक्ट देखें तो रेनिन को भी ये इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन खत्म हो जाती है, तो रेनिन के लेवल भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। पहला ऑप्शन है डिक्रीज रेनिन एंड ब्रेडिकाइनिन, ये नहीं हो सकता क्योंकि रेनिन को इंक्रीज करता है, ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज करता है, सो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को एक दफ़ा छोड़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज रेनिन एंड डिक्रीज ब्रेडिकाइनिन, रेनिन को ये इंक्रीज करता है लेकिन ब्रेडिकाइनिन को डिक्रीज नहीं करता, उसको भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड डिक्रीज ब्रेडिकाइनिन नहीं, एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज करता है और ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज एंजियोटेंसिन एंड रेनिन, एंजियोटेंसिन को ये डिक्रीज करता है और रेनिन को इंक्रीज करता है। लेकिन जो अगर ऑप्शन बी को आप देखें, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड ब्रेडिकाइनिन, तो एंजियोटेंसिन 2 को तो ये डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने सूटेबल इन ऑप्शंस में से बी बन रहा है, अदरवाइज, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक वेन्स नॉर्मली डू नॉट डिस्टेंड, दे डिस्टेंड व्हेन द आर्टीरियल प्रेशर राइजेस अबव 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। जब आपके पास जो नॉर्मल होता है ना हमारे पास प्रेशर, ठीक है, वो तकरीबन हम कह देते हैं कि 5 to 8 तक जो है ना वो नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से जब 8 मिलीमीटर मर्करी से जब बढ़ जाता है प्रेशर, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि उसको हम कहते हैं कि अब जो है वो रेज JVP हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 8+, ठीक है, जब प्रेशर 8+ तक पहुँच जाता है। In homeostasis, the word gain is for exaggeration of the negative feedback, ठीक है। gain क्या होता है, exaggeration of negative feedback होता है। person with difficulty in swallowing, there was some white growth inside esophagus, white growth क्या होती है, ठीक है, candidiasis होता है, A ऑप्शन, ठीक है। difficulty in swallowing उसको जैसे जो है वो हो रहा है, सूडो हाइफी ने बता दिया। 50 years old man presented with hemoglobin 8.2 है उसका, enlarged spleen है, WBC raised है, peripheral smear showing immature myeloid lineage, ठीक है। जब उन्होंने immature myeloid lineage दे दिया तो this will be chronic myeloid leukemia, that is CML, और उसमें 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की जो है वो म्यूटेशन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 922। विच बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल, ठीक है। तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ठीक है, और जो यूरिया प्लाज्मा होते हैं, इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा हैज नो सेल वॉल। अ फीमेल हैड एओर्टिक रूट डायलिटेशन अप टू 4 सेंटीमीटर। ऑक्यूलर एग्जामिनेशन पे आपको लेंस डिस्लोकेशन मिल रही है, ठीक है। नंबर 1 डायलिटेशन ऑफ एओर्टिक रूट, ठीक है। नंबर 2 हमें क्या मिल रहा है, एक्टोपिया लेंटस लेंस डिस्लोकेशन। माइट्रल वेल्व लीफलेट जो है, ठीक है, उसका डिफेक्ट है विद द सिस्टोलिक क्लिक डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या है हमारे पास कि इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिलिन, दिस इज द सिनेरियो फॉर मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम से रिलेटेड जो MCQs आते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है कि मार्फन सिंड्रोम में किस क्रोमोसोम की एब्नॉर्मेलिटी होती है, क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर एब्नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो फिब्रिलिन प्रोटीन होती है आपकी, ठीक है, उसके लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, क्रोमोसोम 15 की होती है, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिलिन। अ पेशेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैविंग फ्लुएंट नॉनसेंस स्पीच इज ड्यू टू डैमेज टू विच एरिया, ठीक है। अब क्या है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद उसको क्या हो रहा है, फ्लुएंट है लेकिन नॉन सेंस स्पीच है, ठीक है। तो
करेक्ट ऑप्शन विल बी वर्निकिस एरिया। अब इसमें क्या होता है, एफेजियाज जो होते हैं कि उसके हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली एक होता है हमारे पास मोटर एफेजिया, एक होता है सेंसरी एफेजिया। अगर तो हमारे पास डैमेज हो जाए ब्रोकाज एरिया का, ठीक है, जो कि हमारा मोटर स्पीच एरिया होता है, ब्रोकाज एरिया का डैमेज हो जाए तो पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड बट नॉट एबल टू राइट एंड स्पीक, ठीक है। सो ब्रोकास एरिया या मोटर स्पीच एरिया का जब डैमेज होता है, ठीक है, तो पर्सन कैन अंडरस्टैंड बट कैन नॉट स्पीक, ठीक है। जबकि जब वर्निकिस एरिया होता है, इट इज़ अ सेंसरी स्पीच एरिया। जब वर्निकिस एरिया का डैमेज होता है तो क्या होता है, पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो कुछ भी समझ नहीं सकता, इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रिटन और द स्पोकन लैंग्वेज बट कैन स्पीक, ठीक है। व्हेन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है, तो जो भी कुछ वो बोलेगा इट विल बी अ नॉन सेंस स्पीच, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्लू पॉइंट्स क्या है कि नॉन सेंस स्पीच है, ठीक है, और फ्लुएंट एफेजिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो डैमेज टू विच एरिया होगा, वर्निकेज एरिया, ठीक है। उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दिया कि ब्रोकाज एरिया जो है वो मोटर एफेजिया होता है, एरिया 44-45 होता है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। वर्निकेज एरिया जो है सेंसिस स्पीच एरिया होता है, उसमें फ्लुएंट नॉन सेंस स्पीच होती है, एरिया 22 होता है। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में ग्लोबल एफेजिया होता है। जब वर्निकेज एरिया और ब्रोकाज एफेजिया दोनों होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास ग्लोबल एफेजिया होता है। आर्कुएट वेसिकुलस होता है ना, वो बेसिकली वर्निकेज एरिया और ब्रोकाज एरिया दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो फाइबर्स, उनको हम आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। और जो एनोमिक एफेजिया होता है उसमें माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया होता है, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल, ठीक है, और एंगुलर गायरस की इंजरी की वजह से जो एनोमिक एफेजिया होता है, उसमें क्या होता है कि पर्सन कैन नॉट रिट्रीव द वर्ड्स, ठीक है, वो रिकॉल नहीं कर सकता, वर्ड को रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर लेड टू द एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्यों होता है, ठीक है, ड्यू टू मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है, देखिए उसके डैमेज की वजह से होता है। हेड ऑफ द फीमर जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर बात हो जाए हेड ऑफ द फीमर की, यहाँ पर आपको नेक ऑफ द फीमर कहा था, ठीक है। अगर हमारे पास बात हो हेड ऑफ द फीमर की तो हम रेटिनाक्युलर आर्टरीज को प्रेफर करते हैं टू द मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। नेक ऑफ द फीमर पे मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज होती है। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ द फीमर जो है उसमें क्या होता है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, ठीक है। अच्छा, और चाइल्ड के अंदर क्या होगा, हेड ऑफ द फीमर में ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी जो है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पर हमारे पास है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ द फीमर, लेकिन हमें कोई ऑप्शन रेटिनाक्युलर आर्टरी की नहीं दी हुई है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगर यहाँ पर ऑप्शन होती है आपको हेड ऑफ द फीमर के अंदर अगर आपको ऑप्शन उन्होंने दे दी होती रेटिनाक्युलर आर्टरीज की, तो उसको हम प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ नेक ऑफ द फीमर की बात होती तो भी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी जो है उसको हम प्रेफर करते हैं। While doing surgery, splenic vessels need to be ligated. They are present in which ligament? Splenic vessels कहाँ present होती है, लीनो रेनल लिगामेंट के अंदर जहाँ splenic vessels present होती हैं। A patient with tip of the tongue carcinoma, first drainage of the lymph node, ठीक है, जो tip of the tongue जो होती है, ठीक है, वहाँ से कहाँ जाता है, सबमेंटल lymph nodes के अंदर lymph drain करता है। lymphocytes normal percentage in the blood क्या होती है, जो lymphocytes होते हैं इनकी normal percentage ये होती है कि जो T lymphocytes होते हैं वो 80 to 90% होते हैं, ठीक है, और जो B lymphocytes होते हैं वो कितने होते हैं, वो 10 to 20% होते हैं, ठीक है। 10 to 20% बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट 80 to 90%। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, टी लिम्फोसाइट 80 to 90% भी है, बी लिम्फोसाइट 10 to 20% भी है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे बी मोर देन ई, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को हम प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, टू दैट ऑफ द बी, ठीक है, तो बी मोर देन ई है। सेंसरी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ट्रेवल थ्रू, ठीक है, जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ ट्रेवल करते हैं, वो वाइट रैमस के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, सिंपैथेटिक पोलीन्यूरोनल सिग्नल स्टार्ट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो लेटरल और इंटरमीडिएट हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। वहाँ से जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो वाइट रैमाई को लीव करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि अगर हमसे पूछा जाता है कि प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से अराइज करें, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो वाइट रैमस से अराइज करते हैं, ठीक है। A mother has a child of 10 years diagnosed with meningitis, and now she asks that another two child 4 and 6 year old are at risk of meningitis. How will you tell her the route of spread of infection? ठीक है, तो meningitis का route of spread of infection क्या होता है, respiratory droplets से spread होता है। Which of the following represent the pressure difference that act to distend the lungs? ठीक है, lungs को कौन सा pressure difference जो है वो distend करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रांसपल्मनरी प्रेशर होता है, देखिए वो जो है वो हमारे पास प्रेफरेबल ऑप्शन है। अगर ट्रांसपल्मनरी प्रेशर की ऑप्शन है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर, अगर उसकी ऑप्शन है तो फिर इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांसपल्मनरी प्रेशर होता है वो डिफरेंस होता है किसका, जो एल्वुलाई के अंदर प्रेशर होता है, ठीक है, एल्वुलर प्रेशर का, और जो प्लूरा के अंदर होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ट्रांसपल्मनरी प्रेशर, ठीक है। और ये जो ट्रांसपल्मनरी प्रेशर होता है, देखिए ये मेन आपके पास वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो लंग को एक्सपैंड करके रखता है, ठीक है, उसको जो है ना वो कंप्रेस नहीं होने देता, ठीक है, लंग्स को एक्सपैंड और डिस्टेंड करके रखता है, ठीक है। अ मैन ड्यूरिंग अ रोड साइड एक्सीडेंट सफर इंजरी टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, मोस्ट लाइकली चेंजेस इन आई। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के अंदर अगर इंजरी हुई है तो इट मीन्स दैट
क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम। और हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स आपके पास क्या हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि मियोसिस होता है, एनहाइड्रोसिस होता है, ठीक है, और मियोसिस मतलब प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एनहाइड्रोसिस हो जाता है, ठीक है, एक साइड पे जो हमारा जो है वो स्वेटिंग जो है, ठीक है, वो इप्सिलेटरल स्वेटिंग जो है लॉस होती है, तो ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे स्पेसिफिकली चेंजेस इन आई पूछा है, तो आई के अंदर जो है वो इप्सिलेटरल प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी मियोसिस हो जाएगा। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर जो लास्ट पे हम पियर्स करते हैं लिगामेंट, वो कौन सा लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। न्यूप्लेजिया हेस्पेरेन्काइमा एंड माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें स्ट्रोमा भी होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होती हैं और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि ओके, सो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है आई गेस। ओके, सो इस एमसीक्यू के अंदर उन्होंने हमसे पूछा है कि जो डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, 10 to 15% होती है। आफ्टर गन शॉट बुलेट एंटर अबव मिन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट एंड एग्जिट T4 विच पार्ट विल बी लीस्ट इफेक्टेड, ठीक है। तो जो लीस्ट इफेक्टेड पार्ट होगा वो क्या होता है, एसोफेगस, ठीक है। अगर जो है बुलेट वो अबव मिन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट जो है वो एंटर हुई है, ठीक है, और T4 के लेवल पे एग्जिट किया, ठीक है, तो जो आपका एसोफेगस होगा वो स्पेयर हो जाएगा। ड्यूरिंग हिप सर्जरी वेसल टू हेड ऑफ द फीमर लाइगेटेड विच आर्टरी इज द मेन सोर्स ऑफ दिस वेसल, ठीक है। अब जो हेड ऑफ द फीमर की जो हेड ऑफ द फीमर को जो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, उसका वो कह रहे हैं मेन सोर्स ऑफ द वेसल क्या है, तो फेमरल आर्टरी होती है, ठीक है। फेमरल आर्टरी की आगे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो मेन सोर्स क्या हो जाएगा, फेमरल आर्टरी, दैट इज ई। ट्रांजिएंट एडहेजन ऑफ WBC टू एंडोथेलियम, ठीक है। एडहेजन कौन कराता है, सेलेक्टेंस जो होते हैं, ठीक है, वो एडहेयर कराते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट एडहेजन जो है वो सेलेक्टेंस कराएंगे, ठीक है, और फर्म एडहेजन जो है वो इंटेग्रेंस कराते हैं। पेशेंट हैविंग ट्रैवलर्स डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू, अगर वो एंटी डायरियल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी कि हम उसको सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या नॉरफ्लॉक्सिसिन की तरफ लेके जाएंगे। तो द प्रेफरेबल यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नॉरफ्लॉक्सिसिन है, यानी कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे हम उसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नाइसिन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, नाइसिन डेफिशिएंसी से क्या होता है, CNS डिफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पेटिंग, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले कौन करता है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले करता है वो होता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले करता है। जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इंक्रीज करता है वो गैस्ट्रिन होता है, ठीक है। गैस्ट्रिन जो है वो इन्हांस करता है गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को। पेशेंट हैज एफेजिया एंड अपर आर्म वीकनेस, थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। अब क्या है, उन्होंने हमें वीकनेस कहाँ बताई है, अपर आर्म की, और साथ में एफेजिया भी बताया, ठीक है। सो आर्टरी कौन सी होगी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, क्योंकि जो हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, ठीक है, वो प्रोडोमिनेंटली, ठीक है, उसका जो इफेक्ट होता है वो लोअर लिम्ब को सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। जबकि जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होती है, ठीक है, उसका मोर जो है वो इफेक्ट होता है ऑन द अपर लिम्ब और जो आपका ट्रंक होता है, अपर लिम्ब और ट्रंक, ठीक है। अपर लिम्ब और ट्रंक जो है वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई होता है। इसके अलावा जो एफेजिया की भी उन्होंने बात कर दी, ठीक है, तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेनिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट द जोना पेलिसिडा, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है जोना पेलिसिडा को, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन विच ब्रेन पार्ट न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीजेज बिफोर अ स्केल मूवमेंट, स्केल मूवमेंट से पहले एक्टिविटी, जो स्केल्ड मूवमेंट्स होती है ना वो बेसिकली आपके जो मोटर कॉर्टेक्स होता है ना, ठीक है, वहाँ पर जो स्केल्ड मूवमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होनी होती हैं, ठीक है। दैट इज़ द प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, और उसको जो सिग्नल्स आते हैं वो बेसिकली प्री मोटर एरिया से जा रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो उससे पहले जो न्यूरोनल एक्टिविटी इंक्रीज होती है वो कहाँ होगी, कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया के अंदर, दैट इज ऑप्शन ई। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद क्रॉन डिजीज फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ रिमिशन क्रॉन डिजीज़ के अंदर, ठीक है, जो है बेस्ट ड्रग जो होती है, ठीक है, वो मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन के लिए एजाथाइपरिन होती है, ठीक है। Okay, a lady presents after a trauma in a lift. On examination, loss of dorsal sensation of the left foot with loss of dorsiflexion and loss of eversion. अब dorsiflexion loss हो गई है, eversion loss हो गई है at the talotarsal joint, ठीक है। तो हमारी कौन सी नर्व डैमेज होगी, कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्शन भी लॉस हो गई है, ठीक है, और eversion भी लॉस हो गई है, ठीक है। सो द डैमेज टू नर्व विल बी कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। लेमिला फॉर्मिंग मिनिमम एयर ब्लड बैरियर, ठीक है, जो मिनिमम एयर ब्लड बैरियर होता है, ठीक है, वो किससे बनता है, पोर्स ऑफ कॉर्न। अ पर्सन रनिंग इन मैराथन रेस ब्लड फ्लो टू द नॉन एक्सरसाइजिंग मसल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास इसमें दो चीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल होता है, ठीक है, उसको ब्लड फ्लो जाता है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर से, और जो एक्सरसाइजिंग मसल होता है उसको ब्लड फ्लो कैसे जाता है, एक्सरसाइजिंग मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं लोकल मेटाबोलाइट्स। ये दोनों MCQs जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल में सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक और एक्सरसाइजिंग मसल को लोकल मेटाबोलाइट्स। अ वुमेन विद 5 weeks of pregnancy contracted German measles. She consulted her obstetrician about this. बेबी के लिए वो वरिड थी, ठीक है। इन द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन द बेबी माइट डेवलप इज कंजेनिटल कैटरैक्ट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है, ठीक है, जो 5 weeks ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ड्यू टू मीजल्स हो सकती है, ठीक है, इट विल बी कंजेनिटल कैटरैक्ट, ठीक है। तो
ओवरऑल अगर आप रुबेला में देखें तो कॉम्प्लिकेशन डेफनेस मोर देन कैटरैक्ट, ठीक है। लेकिन 5 to 6 वीक्स के दरमियान जो है वो हार्ट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिकली आपसे पूछें तो फिर हम क्या करेंगे, हार्ट डिफेक्ट को मार्क करेंगे, ठीक है। और रुबेला जो है, ठीक है, दैट इज़ इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन विद इन 7 वीक्स जो है वो कैटरैक्ट होती है, ठीक है। और आफ्टर 7 वीक्स जो है वो डेफनेस है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है वो डेफनेस है, फिर उसके बाद कैटरैक्ट है, सही है। 5 to 6 वीक्स के अंदर क्या हो सकता है, हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछें कि वो वरिड है अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हार्ट डिफेक्ट कैन अकर इन द बेबी, तो फिर हम हार्ट डिफेक्ट जो भी होगा वो उसको बताएंगे। लेकिन अभी जो है वो ये है कि बिफोर 7 वीक्स जो है वो कैटरैक्ट होगा और आफ्टर 7 वीक्स डेफनेस होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंजेनिटल कैटरैक्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी इंक्रीजेज इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइंस, इंक्रीज पोटेशियम लेवल कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। जितना ज़्यादा पोटेशियम होगा, ठीक है, पोटेशियम क्या कॉज करता है, हाइपर कैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस कॉज कर देता है, ठीक है। तो फ्लिसिडिटी कॉज कर